क्लास 11th स्टूडेंट्स, तो देखिए आज वादे के मुताबिक हम अपनी बुक अंतरा भाग 1 के अंतिम अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत जल्द ही खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम तक सारी चीजें आपके सामने आ जाए। तो अब बात ये उठती है कि भाई आज हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का अंतिम अध्याय है। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे? इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भाई हमारे क्वेश्चन पेपर में दोनों तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे। इस तरीके से क्या होगा कि अगर हम दोनों तरह के प्रश्न की प्रिपरेशन कर लेंगे तो एग्जाम्स में काफी हद तक हमें हेल्प हो जाएगी। और हमारा मोटिव ही यही है कि आपकी परेशानियों को हम हल करते हुए चलें। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अंतरा भाग के इस अंतिम अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्न कर ले ताकि अगली वीडियो से हम शुरू कर सकें अपने ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए आज हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की अंतरा बुक के काव्य खंड का अंतिम अध्याय। इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है धूमिल जी द्वारा लिखित एक कविता, घर में वापसी। ठीक है, तो ये कविता बहुत प्यारी सी है। चलिए देख लेते हैं क्या है इस कविता में। और ये कविता तो वैसे हमारी पूरी पढ़ी समझी सब कुछ है। अब हम करेंगे इनके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न क्या रहेंगे? कविता के हमने 3 गद्यांश काव्यांश लिए हैं, उन काव्यांशों पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है, देखें, चलिए देखते हैं। पहला काव्यांश है, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम स्वजन हैं, करीब है बीच की दीवार के दोनों ओर, क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाषा के भुन्ना सी ताले को खोलते। अब क्या है कि हमारे जो कवि हैं उनके घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं, मतलब पारिवारिक मतलब कहेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली, इसीलिए उन्होंने बोला कि हम पेशेवर गरीब हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है वो पत्नी की 2 आंखें नहीं वो हाथ है, क्योंकि वो उनको बहुत हद तक सपोर्ट करती है। उनके जीवन में आने वाले जो संघर्ष हैं, जो परेशानियां हैं, उन सभी में भी उनका जो उनकी पत्नी है वो उनका बहुत साथ देती है। अब वो बताते हैं कि हमारे परिवार के जितने लोग हैं वो स्वजन हैं, यानी कि सभी अपने हैं और सभी करीब हैं, लेकिन चूंकि गरीब हैं इसलिए वो गरीबी कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों के बीच एक अनदेखी सी दीवार खड़ी करती है, क्योंकि हम अपने दिलों की बातों को सबको एक दूसरे को बता नहीं पाते। क्योंकि अगर हम खुलकर बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो हमारी बात से किसी दूसरे को कोई चोट पहुंचे। इसीलिए वो बोले कि हम अपने खून में इतना लोहा भी नहीं पाते, अर्थात अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि आपस में बात करें। और बात करें तो एक ताली, क्योंकि हम सभी के बीच कहीं ना एक चुप्पी रूपी ताला बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करें जिससे हम एक हिम्मत रूपी चाबी बनाएं और जो हम लोगों के बीच एक चुप्पी विराजमान है इस चुप्पी को तोड़ सके। ठीक है, तो ये था हमारा ये काव्यांश। अब इस पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए क्या है। कवि के अनुसार उनकी पत्नी की आंखें किसके समान है? तो उसने क्या बताया है कि 2 हाथों के समान है। तो सही क्या है? 2 हाथों के समान है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, सही कथन हमें ढूंढना है, यानी कौन से कथन सत्य है। चलिए देखिए क्या है। कवि की पत्नी के व्यवहार में सहयोग का भाव है, इसीलिए उसकी आंखों को क्या बोला गया है? हाथ बोला गया। ठीक है। निर्धनता के कारण रिश्ते मूर्त हो गए, यानी कि रिश्तों में कहीं ना कहीं एक ठहराव आ गया है। बिल्कुल सही है। कवि की निर्धनता का सभी मजाक उड़ाते, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर पहला और दूसरा जो वक्तव्य है वो सही है पाठ के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तो हम यहाँ पर नीचे जो कूट देख रहे हैं उसके हिसाब से खा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कवि और उसके परिवार के बीच दोनों ओर दीवार क्यों है? क्यों है? क्योंकि वो निर्धन है, गरीब है ना। अलग विचारधारा के असंतोष के कारण, निर्धनता के कारण, संपन्नता के कारण। तो सही कारण क्या है? निर्धनता के कारण। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, पंक्ति से क्या आश्रय है? इस पंक्ति का क्या मतलब है? इसका मतलब है कवि व उसका परिवार अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करते, यानी कि उनके मन में जो बातें हैं वो एक दूसरे को कह नहीं रहे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहने से कहीं एक दूसरे की भावनाओं को आहत हो जाए, इसलिए वो कहीं ना कहीं चुप रहते हैं।
इसीलिए रिश्ते मूर्त हो गए। तो यहाँ क्या है, कवि व उसके परिवार अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं करते। कवि और उसके परिवार के रक्त में कितनी शक्ति शेष नहीं है। अब आप बताइए कि वो आपस में मधुर, मतलब एक दूसरे से खुलकर बात कर सके, उनके रिश्ते मीठे हो सके, सद्भावना हो सके, ये सारी चीजें है ना, कि वे अपनी निर्धनता से पार पा सके, वे रिश्तों में आपसी मधुर संबंध बना सके, कि वे एक दूसरे से दूर रह सके। तो सही क्या है कि वे अपने रिश्तों में आपसी मधुर संबंध बना सके। चलिए अब आ गए हम दूसरे काव्यांश में। यहाँ क्या दिया गया है, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं, पिता की आंखें लोहसाई की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने घर के सदस्यों के बारे में बताया है। पहला उन्होंने बताया कि मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, तो 5 जोड़ी आंखों का मतलब हुआ कि घर में 5 सदस्य हैं। फिर आते हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। यहाँ पर बोल रही है कि माँ जो है अभी इतनी वृद्ध नहीं हुई है, लेकिन तब भी उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। अब इसे तीर्थ यात्रा की बस के पहिए, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी गई, जिसे हम सही नहीं करा पा रहे, क्योंकि इसका कारण कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक व्यवस्था है, उनकी निर्धनता है। उनका एक सपना था तीर्थ यात्रा पर जाने का, लेकिन हमारी निर्धनता के कारण कहीं ना कहीं वो सपना भी अधूरा रह गया है। तो इन्होंने 2 पंक्तियों के माध्यम से माँ की शारीरिक व्यवस्था और अपनी आर्थिक व्यवस्था दोनों को ही बता दिया। फिर उसके बाद आते हैं, पिता की आंखें लोहसाए की ठंडी सलाखें हैं। पिता जब, अभी तो बुजुर्ग हैं, लेकिन जब अपनी एज में यंग रहे तो उस समय काफी मजबूत रहे, आज भी मजबूत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गर्मी अब वो रिश्तों में नहीं है, वो जोश, वो उमंग उनके अंदर नहीं बचा है, क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थितियों ने उन्हें कहीं ना कहीं कमजोर बना दिया है। फिर आते हैं, बेटी की आंखें मंदिर की दीवट पर जलते घी के 2 दिए। अब उनकी एक लड़की है, उसकी आंखों को बताया उन्होंने मंदिर पर जलते हुए घी के दिए के माध्यम से। इसका मतलब है उनकी जो बेटी है वो पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि बहुत ही पवित्र है, बहुत ही निर्मल है, ये चीज उन्होंने बताई है, बहुत ही मासूम है, ऐसा उनका कहने का माध्यम है। चलिए अब आते हैं, इस पर 5 प्रश्न हैं। पद्यांश में 5 जोड़ी आंखों से क्या तात्पर्य है, यानी कि 5 सदस्य घर के, तो परिवार के 5 सदस्यों से तात्पर्य है। कवि के अनुसार माँ की आंखें किसके समान है, तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहियों के समान है। तीर्थ स्थान से पहले ही पंचर हुए बस के 2 पहियों के समान है। कवि के पिता की आंखें किसके समान हैं, तो उन्होंने ठंडे पड़ गए लोहे के समान, लोह साए की ठंडी सलाखें, यानी कि लोहे की ठंडी सलाखों के समान बताया है। तो यहाँ पर ठंडे पड़े लोहे के समान बताया है। अब आते हैं कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या दिया है, पिता की आंखों में तेज व उत्साह का अभाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए उन्हें ठंडी सलाखें कहा है। पिताजी शारीरिक रूप से असमर्थ है, ऐसा नहीं है। जो कथन है वो सही है, लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप घ ऑप्शन में आइए, कथन ये सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। नेक्स्ट आते हैं, कवि की पुत्री की आंखें किसके समान है, मंदिर की दीवार पर जलते घी के 2 दियों के समान। तो यहाँ दीवार पर जलते घी के 2 दियों के समान है। अब आ गए तीसरा काव्यांश। यहाँ क्या दिया गया है, रिश्तों को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते हैं कि ये पिता हैं, यह प्यारी माँ है, यह मेरी बेटी है। पत्नी को थोड़ा अलग करते तू मेरी हम सफर है। हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है। अब आखिरी पंक्तियों में वो क्या कह रहे हैं, उन्हें रिश्ते बता दिए, रिश्तों की कंडीशंस बता दी, कैसे वो सब एक दूसरे से साथ में रहते हुए भी कहीं ना कहीं दूर है। तो वो कह रहे हैं कि इन रिश्तों के बारे में हम बताते हैं कि ये मेरे पिता हैं, माता हैं, बेटी है। बीबी को हम सफर कह रहे हैं, रीजन ये है क्योंकि वो हर एक परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी रहती है। फिर कहते हैं कि हम थोड़ा सा जोखिम उठाते हैं, यानी कि इन रिश्तों में जो मूर्त पड़ चुके हैं उनको जीवन फूंकने के लिए हम
थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं है कि हम अगर इन रिश्तों को जीवित करने की कोशिश करें तो शायद रिश्ते टूट जाएं या खत्म हो जाए, लेकिन तब भी हम उन जोखिम को उठाते हुए बहुत गर्व से कहते हैं ये मेरा घर है। चलिए अब इस पर हमारे पास है 5 प्रश्न। पहला है, कवि किस बारे में सोचने की बात कर रहा है? किस बारे में? अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में सोचने के लिए वो बात कर रहा है। कवि क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहते हैं इसमें पूरा कि मतलब उन्होंने जोखिम उठाने की बात कही, एक तरीके से जल्द उनकी निर्धनता दूर हो जाए ताकि ये रिश्ते आपस में करीब आ पाए, है ना। तो सही क्या है, उनके परिवार में परस्पर आत्मीय संबंध जल्दी से जल्द स्थापित हो जाए। तो सही क्या है आपका यहाँ गा ऑप्शन, ये उनकी दिली इच्छा है। वो निर्धनता इसलिए दूर करना चाहते हैं ताकि रिश्ते में आत्मीय संबंध आ सके। वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धनता की बात नहीं कर रहे। कभी अपनी पत्नी को थोड़ा अलग क्या कहना चाहता है? उसे हमसफर कहा है। हमसफर यानी कि जो हमारे साथ सफर करता है, यात्रा करता है। जब हमारे साथ कोई यात्रा करता है तो अगर हमें कोई तकलीफ हो रही है तो उसे भी तकलीफ होगी, हम अगर प्रसन्न हैं तो वो भी प्रसन्न होगा, हमें अच्छे दृश्य दिख रहे हैं तो उसे भी अच्छे दृश्य दिखेंगे। तो एक तरीके से सफर में आने वाली जो तकलीफें हैं, जो खुशियां हैं, वो मिल बांट कर हम लोग रखते हैं, उसको बोलते हैं हम सफर। तो यहाँ पर जो सही है, उसे थोड़ा अलग क्या कहना चाहता है कि तुम मेरे सुख दुख की साथी हो। पद्यांश में किस विवशता को दर्शाया गया है? गरीबी कहीं ना कहीं रिश्तों को नजदीक आने नहीं दे रही, वो रिश्ते कहीं ना कहीं एक जो है कटुता मन में ला रहे हैं, एक दूरी धीरे धीरे मन में आ रही है, इस बात को दर्शाने की कोशिश करी गई है। संपन्नता पारिवारिक रिश्तों में बाधक बनती है? नहीं। निर्धनता पारिवारिक रिश्तों में बाधक बनती है? बिल्कुल सही है। आजकल परिवार पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर खा ऑप्शन सही है। फिर आते हैं, कवि किस खतरे को उठाने की बात कर रहा है? कौन से खतरे को उठाने की बात उसने करी है? गरीबी को एक तरफ रखकर अपने घर के सदस्यों को आत्मीयता रखना, यानी कि वो कह रहा है कि ठीक है हमारी गरीबी एक तरफ है, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो रिश्ते कहीं ना कहीं निर्धनता के कारण दूर जा रहे हैं उनको जोखिम उठाकर हम पास ला सके। एक दूसरे से बात कर रहा है खुल के, एक दूसरे की मन की बात को जानने की कोशिश कर रहा है। जोखिम ये है कि रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पास लाने की कोशिश वो कर रहा है। तो क्या है, गरीबी को एक तरफ रखकर अपने घर के सदस्यों में आत्मीयता रखें, इसकी कोशिश वो बार बार कर रहा है खतरा उठाकर। देखिए 5 प्रश्न हो गए इस पर। अब हम करने जा रहे हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि पूरे पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। पत्नी परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए, इससे तात्पर्य क्या है? इससे क्या मतलब है? चलिए देखते हैं। उसी के सहारे वह गिरने से बचा है, उसके बिना परिवार बिखर सकता है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं का और खा दोनों सही है, तो मेरे हिसाब से यहां पर गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके सहारे वो गिरने से बचा है, क्योंकि उसके परिवार की स्थितियां ऐसी खराब हैं कि हो सकता है वो बहुत पहले टूट गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो हर पल उसके साथ में थी। फिर उसके बिना परिवार बिखर सकता था क्योंकि वो सबको एक सूत्र में बांधे हुए। तो सही है आपका गा ऑप्शन की का और खा दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, तीर्थ यात्रा पंचर पहिए, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? मां के जीवन में कोई आशा और आकांक्षा नहीं बची है। निर्धनता के कारण वो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि वो अब देख नहीं सकती। अब उनकी जो आशा है और जो उम्मीद है वो भी मर रही है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने के एक सपना को देखा था, है ना। तो सही क्या है, मां के जीवन में कोई आशा और आकांक्षा नहीं बची है। मंदिर में दीवट पर जलते दिए का प्रतीकार्थ क्या है? क्या है प्रतीकार्थ? चलिए देखते हैं। उनकी पुत्री खूबसूरत भविष्य का प्रतीक है, उन्हें उसमें आशा की किरण दिखाई देती है। पुत्री घर की पवित्रता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर ये सारे ही कथन सत्य है। ये बात जो कह रहे हैं कवि, इस दिए के माध्यम से उन्होंने ये सारी बातें कहनी चाहिए। पिताजी की आंखों को बुझी हुई सलाखों की तरह क्यों बताया गया? इसका रीजन क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में तेज तो है, मतलब वो जोश था,
लेकिन गरीबी के कारण कहीं ना कहीं वो जोश, उमंग, उत्साह अब ठंडा पड़ चुका है ना। वे कमजोर हो चुकी हैं, पिताजी वृद्ध हो चुके हैं, पिताजी की आंखों में तेज था परंतु गरीबी के कारण वह निस्तेज हो गई हैं। बिल्कुल सही, पिताजी गरीबी से के आगे बेबस है। नहीं, तो यहाँ पर गा ऑप्शन सही है। वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। कवि का परिवार गरीब है, ये बात तो सही है। वैसे तो हम स्वजन हैं, करीब है, ये गरीब है, ये बात उन्होंने कही है। कवि के परिवार के सभी एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, इसीलिए वो चुप भी हैं। वे सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ये भी सही है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, सभी कथन सत्य हैं। तो वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, तो इसका तात्पर्य यहाँ है कि गरीबी के कारण कहीं ना कहीं उनके दुख दर्द बढ़े हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 है, रिश्ते हैं कि खुलते ही नहीं, इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। चलिए देखें। घर के सदस्य आपस में नहीं बोलते, उनमें तालमेल की कमी है, गरीबी उनके रिश्तों को इस प्रकार जकड़े हुए है कि वे खुलकर अपने मन की बात को नहीं करते, उनमें दूरी बनी हुई है। तो रिश्ते हैं कि खुलते नहीं, इसका सही तात्पर्य है कि गरीबी उनके रिश्तों को इस प्रकार जकड़े हुए है कि वे खुलकर अपने मन की बात को नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, हम अपने खून में ताली बनवाते, हम अपने खून में इतना लोहा लाते कि उससे एक इस भुनने से ताले की चाबी बनवाते, ताली बनवाते। इस पंक्ति का मतलब क्या है। उनके रिश्तों में इतनी ऊर्जा भी नहीं बची जिससे कि जंग खाया भाषा रूपी ताला खुल सके, सही है। उनके रिश्ते नीरस हो गए हैं, उनके रिश्तों में अपनत्व नहीं रहा है, मन मुटाव के कारण वे परस्पर बात नहीं करते। कहने का मतलब है उनके रिश्ते गरीबी के कारण अपनी ऊर्जा को खो चुके हैं और अब वो इतनी कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि भाषा के माध्यम से एक दूसरे से बात करें, ताकि ये जो हमारे रिश्ते मूर्त हो रहे हैं उन्हें हम फिर से जो है सही कर सके। तो यहां पर का ऑप्शन हमारा सही होगा। अभावों के कारण बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब पैसे के कारण क्या हो रहा है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकते। अगर हम इन दीवारों को हटाना चाहें तो कैसे करें। तो जाहिर सी बात है, देखते हैं क्या है। धन का प्रबंध करके, आपसी बातचीत से, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करके, अपना फर्ज निभाकर। अब देखिए हम गरीब हैं, आवश्यकताएं तो पूरी नहीं कर सकते, तो उस चक्कर में क्या होगा कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का मन हल्का होगा और एक दूसरे को हम समझा पाएंगे। तो ये कैसे होगा, आपसी बातचीत से। घर में वापसी कविता के माध्यम से कवि ने क्या व्यक्त करना चाहा। अब वो क्या कहना चाह रहा है। गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा, बिल्कुल सही है। बहुत दिनों बाद घर में लौटने की खुशी, लोगों से मिलने की खुशी, बहुत दिनों से दुख और तकलीफ झेल रहे परिवार की तकलीफ। तो यहाँ पर क्या है, गरीबी से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा को वो बता रहा है इस कविता के माध्यम से। प्रश्न संख्या 10 है, घर में वापसी कविता के अंत में परिवार में कैसे घर की आकांक्षा की गई, कैसे घर की वो बात कर रहे हैं। ऐसा घर जहां गरीबी दीवार की तरह बाधक ना हो, सही है। ऐसा घर जहां माँ, पिता, बेटी, पत्नी आदि का स्नेहशील वातावरण हो। उपरोक्त दोनों ऐसा घर जहां आर्थिक विपन्नता ना हो। तो यहाँ पर उन्होंने अपने घर के रिश्तों को ही संभालने की बात करी है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त दोनों, जहां पर सभी आपस में प्यार में रहते हो और गरीबी रूपी दीवार उनके रिश्तों में बाधक ना बने। ठीक है, तो ये था हमारा इस अंतरा बुक का अंतिम अध्याय, जिसके हमने आज खत्म किए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब सवाल उठता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो, नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलने वाले हैं वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज को ड्रॉप कर सकते हैं। जल्द ही हम आपको उसका उत्तर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।